सरकार प्रयास करती है, पुलिस प्रयास करती है, लेकिन हम नहीं मानते। अपन बहुत प्रयास कर लेते हैं। बड़े शहर में जाते हैं ना, बड़े शहर की हर गली हर नाके का अपन को पता होता है कि वहाँ पुलिस वाले हैं, वहाँ नहीं है। मतलब इतनी छानबीन रखते हैं अपन एक हेलमेट से बचने के लिए, और वो हेलमेट अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बचा लेता है। हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक नई वीडियो के साथ। पिछले काफ़ी दिनों से लेसन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, काफ़ी दिनों बाद हम आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण था, एक बहुत ही भयंकर दुर्घटना में हमारे एक स्टाफ साथी जो काफ़ी लंबे समय से इस विद्यालय में सेवा दे रहे थे, लंबे समय मतलब जब हम 6ठी 7वीं में पढ़ रहे थे ना, तब से हम उनको आते जाते देखते थे। तब से लगा करके अब तक वो इसी स्कूल में थे। एक भयानक सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़ के चले गए। बदकिस्मती से मैं इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी रहा। ये जो घटना घटित हुई ना, इससे एक चीज़ साफ साफ निकल के आई कि ये दुर्घटना जितनी भयानक थी, उस दुर्घटना में उस मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे। वहाँ का दृश्य देख के ऐसा लगा था कि दोनों में से एक भी संसार में नहीं रहा होगा, लेकिन एक छोटा सा उपकरण जिसको जीवन रक्षक उपकरण कहते हैं, हेलमेट, उनकी वजह से हमारे संस्था के प्रधान जो थे वो आज हमारे बीच हैं और भगवान की दया से सकुशल हैं। बहुत कम चोट लगी उनको, और यदि उनके सर पे वो हेलमेट नहीं होता तो उस दुर्घटना और उस भयानक टक्कर को देखते हुए ये कन्फर्म था कि उनका भी इस दुनिया में रह पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। ये वही हेलमेट है जिसको हर आदमी, हर व्यक्ति जो बाइक पे चढ़ता है वो बोझ समझता है, वो लगाने से कतराते हैं। सरकार प्रयास करती है, पुलिस प्रयास करती है, लेकिन हम नहीं मानते। इनमें हम भी शामिल ही हैं। यहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा हेलमेट लगा के घूमते हैं, है ना, लेकिन होना चाहिए ऐसा। अपन बहुत प्रयास कर लेते हैं। बड़े शहर में जाते हैं ना, बड़े शहर की हर गली हर नाके का अपन को पता होता है कि वहाँ पुलिस वाले हैं, वहाँ नहीं है। मतलब इतनी छानबीन रखते हैं अपन एक हेलमेट से बचने के लिए, और वो हेलमेट अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से बचा लेता है। कन्फर्म था, ये 100% लिखी हुई चीज़ थी कि यदि उस दिन हेलमेट नहीं होता तो वहाँ एक नहीं 2 जान जाती। और यदि पीछे बैठे हुए जो शिक्षक महोदय थे उनके सर पे हेलमेट होता तो डेफिनेटली वो भी अपने बीच में इस दुनिया में होते अभी, एक हेलमेट की वजह से, जिसको अपन हमेशा बोझ समझते हैं। कोई कितना भी कोशिश कर लेता है, पुलिस वाले चालान करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए चालान करते हैं। वो अपनी सुरक्षा के लिए चालान करते हैं, और अपन इसको भी बोझ समझते हैं। और पुलिस वालों को 5, 7, 10 गाड़ियाँ सुनाते हैं, पहले से पता करके रखते हैं। अपन उस गली से, उस रास्ते से उधर से जाएंगे तो अपन को पुलिस वाले नहीं मिलेंगे, अपन उधर से निकल लेते हैं। उसके लिए 2 किलोमीटर का गोता खा लेंगे, लेकिन सर पे हेलमेट है नहीं लगाते। बड़ी अजीब आदत है इंसान की। इतना कुछ सहन कर लेंगे, मौत के मुंह में जाने से नहीं डरेंगे, लेकिन एक हेलमेट को नहीं लगाते, समझाने के बाद भी नहीं लगाते। डेफिनेटली मैं फिर बता रहा हूँ, यदि ये हेलमेट नहीं होता तो वहाँ एक नहीं 2 जान जाती। हेलमेट ने एक जान को बचा लिया। तो जितने भी बाइक पे सवार हो गए अपन जाते हैं कहीं पर भी, तो उनको अपनी ज़िंदगी की इतनी परवाह तो करनी चाहिए कि कम से कम एक हेलमेट सर पे लगा हुआ होना चाहिए जब भी बाइक पे चढ़ते हैं अपन। लेकिन अपना तो क्या है ना, एक तस्वीर छपी हुई थी अखबार में, लोगों ने उस तस्वीर के बहुत मज़े लिए। ट्रैफिक पुलिस चौराहे पे खड़ी थी, एक दूध बेचने वाला आता है मोटरसाइकिल लेके, उसके पास हेलमेट नहीं होता है। वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, उस चालान से बचने के लिए सर पे वो कैन वाला ढक्कन लगा के रख लेता है ताकि पुलिस वाले उसको परेशान नहीं करें। तो इसको बोझ न समझ करके यदि एक आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण समझ के अपन इसका उपयोग करते हैं तो डेफिनेटली ये कभी न कभी अपनी सुरक्षा जरूर करता है। जागरूक हों, यही सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है। आप भी यदि कभी मोटरसाइकिल पे चढ़ के कहीं जाते हो
तो डेफिनेटली आपको हेलमेट का उपयोग करना ही चाहिए। मेरी भी बहुत ख़राब आदत है, मैं कभी हेलमेट नहीं लगाता, लेकिन अभी मैंने भी मंगाया है। मैंने भी ये रूल बना लिया कि आज के बाद अपन बिना हेलमेट के नहीं चलेंगे। तो हेलमेट एक अनिवार्य शर्त के रूप में यदि धारण कर लिया जाए तो ये कभी न कभी अपनी सुरक्षा ज़रूर करता है। सुरक्षित रहिए, यातायात के नियमों का पालन करिए। इसमें जो पुलिस कानूनी व्यवस्था संभालती है उनको भी आसानी होगी, और हमारी ज़िंदगी भी कितनी अनमोल है ये तो आप सबको पता ही होता है। या ऐसा सुनने में आता है कि कई योनियां भुगतने के बाद मनुष्य जन्म मिलता है, और यदि उसको अपन इस लापरवाही के साथ ख़त्म कर देते हैं तो ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी ज़िंदगी केवल अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती, अपनी ज़िंदगी इस दुनिया के अंदर कई लोगों के चेहरे पे हंसी का कारण बनती है यदि अपन इसको संभाल के रखते हैं तो। और यदि अपन इस लापरवाही के साथ इस दुनिया से विदा हो जाते हैं तो केवल अपनी ज़िंदगी नहीं जाती है, इसके पीछे कई सारे लोगों की ज़िंदगियाँ भी बर्बाद होती है, प्रभावित होती है। तो सुरक्षित रहिए, नियमों का पालन करिए, हेलमेट आवश्यक रूप से लगाइए यदि अपन मोटरसाइकिल की सवारी करते हैं तो। खैर, बात अपने टॉपिक की करते हैं अपन। पिछला जो लेसन था उसमें प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ रहे थे। परावर्तन की सामान्य परिभाषा पढ़ी और 2 प्रकार के परावर्तन थे उनके बारे में पढ़ा। आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में प्रकाश परावर्तन के नियमों के बारे में। आपके सामने बोर्ड पे एक चित्र बना हुआ है जिसमें एक पारदर्शी सतह मान लीजिए यहाँ बनी हुई है। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आती है, इस अपारदर्शी सतह से टकरा के वापस इसी माध्यम में लौट जाती है। तो आने वाली किरण को अपन आपतित किरण कहते हैं, टकरा के जाने वाली किरण को अपन परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। और जहाँ ये परावर्तन की घटना जिस बिंदु पे संपन्न होती है, जिस बिंदु से टकरा के ये वापस लौटती है, अपन उसको परावर्तक बिंदु मान सकते हैं। और इस परावर्तक पृष्ठ के साथ लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है, जो इस परावर्तक बिंदु से खींची गई है। यहाँ पे इस आपतित किरण का मतलब, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ये दीवार है, इधर रेत है या फिर ऐसा कुछ है। यहाँ से आपने एक बॉल ली, इसको तिरछा यूँ यहाँ से लूट गया तो बॉल ऐसे जाएगी तो उसका एक पथ बनेगा, मार्ग बनेगा ना। वो बॉल ऐसे तिरछे दीवार से टकरा के उस तरफ निकली तो उसका भी मार्ग बनेगा। तो यहाँ अपनी जो प्रकाश मान रहे हैं उसको एक किरण के रूप में मानते हैं। जब भी अपन पूरा ये परावर्तन अपवर्तन पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें जहाँ प्रकाश की बात होगी तो प्रकाश को एक बहुत ही सरल रेखा में चलता हुआ मानेंगे। यहाँ अपन ने एक किरण मान ली, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ प्रकाश की एक ही किरण आएगी, है ना। प्रकाश तो बहुत सारा आ रहा है इधर, लेकिन अपन मान के ये चलेंगे, जब भी अपन परावर्तन अपवर्तन की पूरी घटना पढ़ेंगे तब तक अपन यही मान के चलेंगे कि ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, मतलब प्रकाश को एक किसके रूप में मानेंगे अपन, किरण के रूप में मानेंगे। ठीक है। ये जो यहाँ कोण बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच, इसको आपतन कोण के नाम से जाना जाता है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है, इस कोण को परावर्तन कोण के नाम से जाना जाता है। प्रकाश परावर्तन का पहला नियम यह कहता है कि जहाँ कहीं पर भी परावर्तन की घटना होगी वहाँ इस आपतन कोण का मान सदैव इस परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर रहेगा, कभी भी परिवर्तित नहीं होता। ये प्रकाश परावर्तन का पहला नियम है। का मतलब ये हुआ कि यदि आप इस आपतित किरण को इधर नीचे की तरफ झुकाएंगे तो डेफिनेटली ये किरण भी इस अभिलंब से क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी। जिस अनुपात में इस कोण को अपन बढ़ाएंगे उसी अनुपात में ये कोण भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। वो होती है ना कैंची होती है ना, ऐसे अपन उससे वो कुछ काटते हैं। मान लो उसके बीच में अपन एक सेंटर पॉइंट मान ले, फिर अपन कैंची को ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होगा कि जितनी दूर ये जाएगी उतनी दूरी ये जाएगी। वापस अपन नज़दीक लाएंगे तो जितनी नज़दीकी आएगी उतनी नज़दीकी ये टांग आएगी उसकी, या नहीं, क्या है ना। तो सेम की सेम इधर समझ लो आप। जैसे जैसे आप इस किरण को नज़दीक लाते जाओगे ये भी क्या आती जाएगी, नज़दीक। समझ में आया। और यदि आप इस किरण को इधर से धक्का देना शुरू करें और खींच करके यहाँ ले आते हैं, यहाँ बोले तो अभिलंब के बिल्कुल ऊपर, तो ये किरण भी घूमते घूमते सीधी आ जाएगी अभिलंब के ऊपर, और स्थिति कुछ इस प्रकार से दिखेगी कि आपतित किरण यदि अभिलंब के बिल्कुल ऊपर चलते हुए आती है
तो यहाँ से टकराएगी और वापस इसी मार्ग से लौट जाएगी। अर्थात अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण 0, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच भी कोण क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हो गया अपना प्रकाश परावर्तन का पहला नियम। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, ये कोई ज़्यादा हार्ड नियम नहीं है, बिल्कुल सिंपल से नियम है। जैसा यहाँ कुछ दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही होता है, ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपतित किरण और अपने द्वारा खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों हमेशा इस परावर्तक पृष्ठ के ऊपर एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही तल में स्थित होने का मतलब ये है कि जैसे अपन ने यहाँ पे ये बनाया, ठीक है, तो ये आपतित किरण यहाँ आई, इधर निकली, तो ये इस एक ही प्लेन के अंदर रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण ऐसे आई और इधर निकल गई, समझ में आया ना? या फिर यह आपतित किरण इधर से आई, परावर्तित किरण इधर गई और अभिलंब को अपन ऐसे बना दें, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ कहीं पर भी परावर्तन की घटना होती है, ये तीनों रेखाएं अपन एक ही तल के अंदर उपस्थित हुई मानते हैं। इसे प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अपन प्रतिबिंब का निर्माण पढ़े समतल दर्पण द्वारा, उससे पहले अपन ये देखेंगे कि ये समतल दर्पण होता है क्या है और फिर ये प्रतिबिंब बनते कैसे। दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, कांच। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ क्या हो, एकदम से प्लेन हो। समतल दर्पण जो होते हैं ना, ये कांच के बने होते हैं, इसलिए अपन उस दर्पण को भी कांच बोल देते हैं। मुंह किस में देखा? मुंह देखियो कांच में, जबकि देखते किस में है? दर्पण में। दर्पण और कांच, हालांकि दर्पण कांच से ही बनता है, कांच ही दर्पण के रूप में काम में लिया जाता है, लेकिन वो एक विशेष स्थिति हो जाती है, फिर अपन उसको कांच न बोल करके दर्पण बोले, मिरर बोले तो ठीक रहता है। कैसे बनाते हैं? कांच का क्या मतलब? कांच कौन से होते हैं? जिसके आर पार दिखाई देता है। एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके आर पार क्या होता है? दिखाई देता है, उसको अपन कांच कह देते हैं। जैसे बस के आगे लगे रहते हैं। दर्पण बनाने के लिए क्या करते हैं? उस कांच के पीछे चांदी का लेप लगा देते हैं। चांदी का लेप क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो सिल्वर कलर है ना, ये सिल्वर कलर 98% तक अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश को वापस परावर्तित कर देता है। तो चांदी तो बहुत महंगी होती है, इस हिसाब से तो अपन को बाजार से कांच ला के उसके पीछे से चांदी उतार के धंधा शुरू कर देना चाहिए। 15 रुपया को, 20 रुपया को कांच, घर लाओ, लार चांदी लगाओ, डिब्बा उतारो, बेचो भाई। किसी की दिमाग की बत्ती जली जाए, कोई मेंटोस खा के आया हो क्या पता, यहाँ से सुना अच्छा वो चांदी लगी हुई है, वहाँ जाके शुरू हो गया। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पीछे चांदी ही लगाए, सिल्वर कलर की कोई भी वस्तु का लेप लगाया जा सकता है। तो चांदी के कलर का वो लेप लगा देते हैं पीछे, जिससे वो जो कांच होता है जिसके आर पार दिखता है, उसके आर पार दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर वो क्या करता है? वो प्रकाश की किरणों को वापस परावर्तित करना शुरू कर देता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रतिबिंब कैसे बनेगा? प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का किसी भी दर्पण के द्वारा यदि बनता है तो दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दो तरीके से बन सकता है। एक तो तब बनेगा जब मान लीजिए ये दर्पण है, यहाँ प्रकाश की किरण कोई ऐसे आती है, ये परावर्तित होकर यूं निकली, और कोई सारी किरणें यूं आती है परावर्तित होकर बहुत सारी ऐसे निकलती है, एक ही जगह पे आके मिले सारी की सारी, तो उस मिलने वाले स्थान पे किसी भी वस्तु का क्या निर्मित होगा? प्रतिबिंब निर्मित होगा। और इस प्रकार का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उस प्रतिबिंब को अपन वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे परावर्तित किरणें वास्तव में ही एक दूसरे से आके मिल रही है। समझ में आया ना? और इस प्रतिबिंब को अपन कहीं पर भी बना सकते हैं। कहीं पर भी का मतलब है, आप यहाँ हाथ रख दो, आपके हाथ पे बन जाएगा, आप यहाँ कागज रख दो, उस कागज के ऊपर बन जाएगा। इस प्रकार के प्रतिबिंबों को अपन क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। और जब कभी भी ये वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो सदैव उल्टे बनते हैं। इस चीज को याद रख लेना। उल्टे का मतलब आपका सर नीचे, पांव है ऊपर, शीर्षासन हो गया किसी भी प्रतिबिंब का, वो उल्टा कहलाता है। दूसरा तरीका, परावर्तित किरणें तो फैल जाए, जैसा यहाँ पे हो रहा है। ये कोई एक परावर्तित पृष्ठ है, यहाँ से किरणें आ रही है, ये इधर को निकल गई।
अब सीधी सी बात है, जैसा इसके एंगल से दिख रहा है ये किरणें दूर दूर होती जाएगी, लेकिन आपस में मिलेगी कभी भी नहीं। तो यहाँ किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण हो पाना संभव नहीं है। लेकिन यदि इन किरणों को आप इधर से देखते हैं यहाँ बैठ के कि ये किरणें यहाँ से आती है, तो ये किरणें आपको इस दर्पण के पीछे यहाँ कहीं से आती हुई दिखेगी सारी की सारी। और जहाँ कहीं से भी ये परावर्तित किरणें आती हुई दिखती है, वहां पर भी वस्तु का क्या निर्मित हो जाता है? प्रतिबिंब निर्मित हो जाता है। ये जो प्रतिबिंब बनेगा ना, ये प्रतिबिंब आभासी कहलाता है। आभासी इसलिए कहेंगे इसको कि यहाँ पे अपन को केवल ये किरणें यहाँ से आती हुई दिखती है, रियल में यहाँ से नहीं आ रही है। ये किरणें कहाँ से आ रही है? ये वहाँ से आ रही है जहाँ दर्पण के सामने या किसी वस्तु का बिंब या कोई वस्तु रखी हुई है जो लाइट उत्पन्न कर रही है, या जिससे टकरा कर लाइट आ रही है। किरणें तो यहाँ से आ रही है, यहाँ से मुड़ के इधर आई, लेकिन अपन को यहाँ से आती हुई नहीं दिखेंगे। जब आप यहाँ से देखोगे तो कहाँ से दिखेगी? इधर से आती हुई दिखेगी। जब भी आप किसी भी दर्पण को सूर्य के सामने ऐसे रखते हैं, फिर आप उस दर्पण में देखते तो उसके अंदर आपको एक सूरज दिखता है ना सूरज। आपको लगता है कि ये सारा का सारा प्रकाश उस सूरज से आ रहा है, दर्पण के अंदर से। लेकिन यदि ऐसा होता कि दर्पण के अंदर से सूरज निकल के आ रहा होता, तो उसको किधर भी घुमाओ तब भी वो तो अंदर ही रहना चाहिए था, है ना। उसको जब तक सूरज के सामने रखते हैं तब तक तो अंदर तो वो दिखता है। जैसे ही सूर्य से विपरीत दिशा में घुमाया तो अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। इसका मतलब हो गया कि उसके पीछे से ऐसा कोई भी स्रोत नहीं है जो प्रकाश फेंक रहा है। प्रकाश आ कहाँ से रहा था? सूरज से ही। दर्पण से टकरा के वापस अपनी तरफ आ रहा था, लेकिन अपन को कहाँ से दिख रहा था? दर्पण के अंदर से आता हुआ दिखता है। समझ में आया ना? तो वहाँ पे वो जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के अंदर, इसको अपन क्या कह देंगे? आभासी प्रतिबिंब। अब उस दर्पण के अंदर ऐसा रियल में कोई पीछे प्रतिबिंब होता नहीं है। आप उसको हाथ से उठा के ले लो या हाथ के ऊपर बना लो, आप इस दर्पण के पीछे हाथ ले जाके रख दो कि मेरा प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा, नहीं बनने वाला है। वो केवल दर्पण के अंदर अपन को आभास होता है उस प्रतिबिंब का। ऐसे प्रतिबिंबों को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं ये हमेशा कैसे बनते हैं? सीधे। बात करते हैं अपन समतल दर्पण की। ये समतल दर्पण वही है जिसके अंदर हम अपने आप के जो प्यारा सा मुखड़ा होता है इसको देखते हैं। हालांकि प्यारा सा न भी हो फिर भी देखते हैं, मानते हैं ऐसा है कि भाई हमारा मुखड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा है ना। उसके सामने जाके खड़े होते हैं, फिर करते ही है। आप अंधे अगर भले 10 टावर डर जाए कोई फर्क नहीं पड़े, पर आपन लागे कि है ना, वो दर्पण है। उसको अपन कौन सा दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ये मान लीजिए एक समतल दर्पण है, इसके सामने अपने एक वस्तु को रख दिया इधर, तो सूर्य से प्रकाश आएगा या किसी लाइट से, किसी कमरे के अंदर है तो लाइट से भी आ सकता प्रकाश, सूर्य से ही आए ये जरूरी नहीं है। ये यहाँ पे रखी वस्तु है, तो सूर्य से प्रकाश आया, लाइट से प्रकाश आया, वो इससे टकराएगा, इससे टकरा करके दर्पण की तरफ जाएगा, फिर दर्पण से टकराएगा, फिर वापस आएगा। मतलब यहाँ पे कितनी बार परावर्तन हो गया? 2 बार। एक बार परावर्तित किसने किया? उस वस्तु ने प्रकाश को परावर्तित किया। वो परावर्तित प्रकाश किस पे गया? दर्पण पे। मतलब अपन दर्पण के सामने जाके खड़े हुए, सूर्य से प्रकाश आके अपने ऊपर गिरा, अपन ने प्रकाश को परावर्तित किया, वो परावर्तित होके किस पे गया? वापस दर्पण के ऊपर गया, फिर दर्पण से परावर्तित होके वापस आएगा। कहाँ घुसेगा? अपनी आंखों के अंदर। तब जब ये जहाँ से ये किरणें अपन को आती हुई दिखेगी ना, परावर्तित होने वाली, वहाँ पे आपका क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। ये समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की प्रोसेस। आप पेन को यहाँ पे रख रहे हो, प्रकाश आएगा, पेन से टकराएगा, ठीक है। पेन से टकरा के कहाँ जाएगा? दर्पण के ऊपर जाएगा। दर्पण से टकरा के वापस कहाँ आएगा? आपकी आंखों में आएगा। तो आपको इसके पीछे ये पेन दिखेगा। वो पीछे इसीलिए दिखता है क्योंकि ये जो परावर्तित किरण यहाँ से टकरा के यहाँ पहुंची ना, ये आपको यहाँ से आती हुई दिखेगी। ये जहाँ से आती हुई दिखेगी वहीं इस वस्तु का क्या निर्मित हो जाएगा? प्रतिबिंब। अपन ने कहा कि समतल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा किस प्रकृति का बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। फिर आता है कि इस समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है। जैसे ये समतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनाता है जितनी बड़ी वस्तु होती है। ये वस्तु से कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, और प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनेगा जितनी दूरी पे आप इसके सामने खड़े होंगे।
आप नज़दीक रहेंगे तो प्रतिबिंब भी अंदर नज़दीक बनेगा, आप दूर चले जाएंगे तो प्रतिबिंब भी आपसे उतना ही पीछे की तरफ है चला जाता है। जब भी इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसमें एक घटना होती है, उसको पार्श्व परिवर्तन के नाम से जानते हैं। पार्श्व परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं दर्पण के सामने खड़ा हूँ, मेरा प्रतिबिंब दर्पण में बनेगा, तो मेरा जो राइट हैंड है यदि मैं इसको उठाऊंगा तो दर्पण के अंदर बना हुआ प्रतिबिंब है ना, वो अपना कौन सा हाथ उठाएगा? लेफ्ट वाला। वो राइट हैंड ऊपर है नहीं करेगा, वो कौन सा हाथ करेगा? लेफ्ट वाला। और जब आप लेफ्ट वाले हाथ को उठाओगे तो प्रतिबिंब के अंदर कौन सा हाथ ऊपर होएगा? राइट वाला। जैसे मान लो मैं इस हाथ को दर्पण के सामने यूँ करूँगा, ये दर्पण है यहाँ रखा हुआ है, तो उसके अंदर फोटो तो ऐसा दिखेगा ना, बिल्कुल ऐसा दिखेगा ना। ये आया, ये अंदर कौन सा हाथ है? राइट है कि लेफ्ट है? बाहर कौन सा है? राइट है। तो बाहर राइट है, अंदर कौन सा दिखेगा? लेफ्ट दिखेगा। समझ में आया ना? और यदि बाहर लेफ्ट है, इधर दर्पण रख लो, इधर प्रतिबिंब है, इधर लेफ्ट है तो इधर ये दिखेगा। कौन सा दिख रहा है? राइट दिख रहा। लाओ 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 लाओ, यूँ। समझ में आया ना? तो इस घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इसीलिए क्या होता है पता है? जब बच्चा छोटा होता है ना, तो ये बाल का टाड़ पाड़ने का काम उसकी माँ करती है। वो मान लो इधर से ये टाड़ पाड़ के आता है, और जब वो खुद पाड़ना शुरू कर दे, बाल को सेट करना खुद शुरू कर दे, इसको ये खुद ही बनाए, वो दर्पण के सामने जाके बनाएगा तो डेफिनेटली वो इधर से बना के आएगा, है ना। और फिर सोचेगा भी आज ये मामला उल्टा कैसे हो रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर का हिस्सा जो है ना वो उसको कंफ्यूज कर देता है। ये एक और समस्या तब आती है जब आप लोग बड़े हो जाओगे, थोड़े और बड़े हो जाओगे, जब आपकी दाढ़ी वगैरह निकलना शुरू होएगी ना, जब आप दाढ़ी करना शुरू करोगे ना तो शुरू में बड़ी दिक्कत आएगी। जब आप दाढ़ी इधर कर रहे हो ना, तो जैसे यूँ हाथ लगाओगे आपको लगेगा यार ये हाथ दूसरी तरफ क्यों जा रहा है लेकिन वो जाता सही जगह ही है, लेकिन अपन को ऐसा एहसास होता है, ऐसा लगता है। तो ये घटना क्यों होती है? ये पार्श्व परिवर्तन के कारण होती है। तो ये हो गया अपना समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण और उसके गुण। तो आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे अपन नए टॉपिक के साथ किसी नए लेसन में। तब तक के लिए आपका समर्थन, प्यार और सपोर्ट हमारे प्रति इसी प्रकार से बना के रखिएगा। धन्यवाद।